हेलो एवरीवन। मेरा नाम किरण कुशवाहा है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2022 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि मैं एक मेंस सिंप्लीफायर सीरीज लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम लोग मेंस को पढ़ने का तरीका, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको सिलेबस को किस तरीके से डील करना है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज लेंगे। तो आज हमारा इसका पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम पेपर 1 पार्ट ए के हिस्ट्री वाले सेक्शन को समझेंगे। ठीक है, आपको इसमें जो चीजें आपको करनी है वो है कि पेन और एक डायरी लेकर के बैठें और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट करते चलें। क्यों नोट करना है हमको? कि जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो आपका एक ड्राफ्ट बना हुआ रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से डील करना है। फिर देख लें कि ये सारे पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं कि नहीं, जिस भी नोट्स से या सोर्स से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। और अगर उसमें से कोई डायमेंशन उस पर्टिकुलर नोट्स में या सोर्स में मिस्ड है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं या उसके कोई और बुक से पर्टिकुलर उतना ही सेगमेंट पढ़ के उसको नोट कर सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या इम्पोर्टेंस है इस पेपर की, महत्व क्या है जो हमारे हिस्ट्री वाला सेक्शन है। देखिए, हिस्ट्री वाला सेक्शन पहले पेपर का पहला पार्ट है और मैक्सिमम लोग इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। पेपर में जब दोनों कॉपी हमें साथ मिल जाती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्ट को पहले अटेम्प्ट करते हैं कई लोग। तो उससे क्या होता है, इस पेपर में अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन टफ टफ आ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको डील करना थोड़ा सा टफ होता है, तो फिर हमें वहां पे समस्या आती है। तो इसलिए अगर इस पार्ट में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल जो है हमारा कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगता है। लेकिन इस चीज में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है इस पार्ट में, कि हो सकता है कि आपसे पेपर के 2 मार्कर में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक ना बने। कई बार ऐसा हुआ है, 2020 के पेपर में ऐसा हुआ है, पिछले पेपर में 2022 के पेपर में जिसमें अभी हाल ही में रिजल्ट आया था जनवरी में, उसमें भी ऐसा हुआ था कि 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के लिए पैनिक ना हो और बाकी पेपर को बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ सॉल्व करें। ठीक है। दूसरा, इसमें कंटेंट ओवरलैपिंग है, एक्चुअली कंटेंट नहीं है, क्वेश्चन की ओवरलैपिंग होती है। आपको यूनिट 1 जो है उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मतलब कुछ रियासत राजवंश जैसे टॉपिक हैं उसमें भी। यूनिट 2 में भी आपके राजवंश है, यूनिट 5 में भी आपके राजवंश है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन का टाइप जो है शासक, राजवंश, संधि, युद्ध, बेसिक क्वेश्चन टाइप सेम होता है। तो हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे हम कि यूनिट 1 2 5 इनका जो पूछने क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका वो सेम है, तो हम इनको साथ लेकर के चलेंगे। और बाकी जो हमारी थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसको हम साथ में लेंगे। सबसे पहले कैसे पढ़ना है, कोई भी फैक्चुअल बुक जहां से आपको फैक्ट कवर हो रहे हैं, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है, स्पेशली मैं कहूंगी कि जो भी आपने प्री में यूज की है प्रीलिम्स में उसको यूज करें, वहां से आपके फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। किसी भी बुक या नोट्स जहां डिटेलिंग दी हुई है जो आप यूज कर रहे हैं, वहां से आप बाकी कंटेंट कवर करेंगे। और प्री में जो भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति वाला टॉपिक था ना, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस ये वाले सेगमेंट से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा भारतीय इतिहास। यूनिट 1 जो है इसमें हड़प्पा संस्कृति से लेकर के आगे तक मध्यकाल तक की इतिहास पूछा गया है। इसमें उन्होंने बोला है सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पूछा है, सल्तनत काल और मुगल काल और उनका प्रशासन पूछा है। इन पूरी यूनिट में यहाँ तो चीजें लगभग सेम रहेंगी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। इसको हम अलग से देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी यूनिट है हमारी जिसमें प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश हैं। ये राजवंश जो छोटे छोटे राजवंश है, सीधे आपके 7 मार्कर में भी आ सकते हैं और 10 मार्कर में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ जो शासक हैं इसके 2 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। नागवंश, परिव्राजक, उच्चकल्प, ये वंश ऐसे हैं कि 2 नंबर में भी
आ सकते हैं, तो इनको कैसे डील करना है वो देखेंगे हम। इसके बाद प्रमुख रियासतें हैं। रियासतें लगभग हमारी अप्रोच पढ़ने की राजवंश और प्राचीन और मध्यकालीन भारत की तरह रहेगी, लेकिन जो जनजातीय नायक है, ये वाला टॉपिक जो हमारा है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें चूंकि आप देख रहे हैं कि राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, ये जो तीन व्यक्तित्व हैं, ये तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जो हम गोंडवाना रियासत में भी पढ़ते हैं, तो इनको शासक की तरह भी पढ़ना है हमें और स्वतंत्रता सेनानी की तरह भी पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तो एक ही जगह पे इनकी दोनों अप्रोच लेंगे कि शासक की तरह क्या होगी और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या होगा इनका। ठीक है। मेनली प्राचीन भारत में आपको हड़प्पा, वैदिक संस्कृति, कुछ राजवंश और अदर टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन डील करने हैं। इसमें सबसे पहले हड़प्पा से 2 मार्कर में कोई पर्टिकुलर स्थल का नाम आ सकता है, जैसे लोथल, कालीबंगा, या अभी जो उत्तर प्रदेश के कोई 2 स्थलों के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। फिर कोई संरचना आ सकती है, अन्नागार, स्नानागार, या कोई मूर्ति, या जो पद्मासन मुद्रा में जो पशुपति मूर्ति है उसकी पूछ सकते हैं, या कोई विशेष तथ्य पूछ सकते हैं कि उत्खनन कब। चूंकि इसको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन को इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो संभावना है कि विशेष तथ्य भी पूछा जा सकता है कि कब की गई थी और किसने की थी शुरुआत, कौन इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। फिर इसके बाद 7-10 मार्कर में व्यवस्थाएं पूछा जा सकती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। नगर योजना पूछी जा सकती है, पतन और उद्भव के कारण पूछे जा सकते हैं। विशेष चीजों में क्या आपको यहाँ से कवर करना है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति। आपने देखा होगा बालाथल संस्कृति पूछी जा चुकी है। बालाथल संस्कृति पूर्व हड़प्पा संस्कृति है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में नासिक वाले क्षेत्र में है वो है, और कायथा संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश की ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इन संस्कृति को आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, इतना कि यहाँ से आप 7 मार्कर क्वेश्चन बना पाए। बेसिक कंटेंट आपको लिखना है, किसने खोजी, अवस्थिति कहाँ है, एक मैप बनाएंगे उसकी लोकेशन बताने के लिए, इतने में काम हो जाएगा। और विशेषताएं देख लेंगे। वैदिक में कोई पर्टिकुलर एक ग्रंथ आपसे उठकर पूछा जा सकता है, कोई पदाधिकारी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। व्यवस्थाएं तो सेम चलेंगी हमारी। प्रचलित शब्द अमाजू क्या होता है, जो अविवाहित होते हैं वो। नेस्टिक, अब देखिए ये जो नेस्टिक वर्ड है ना, इसका संबंध है आश्रम व्यवस्था से, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था से उपकुर्वाण सेम आश्रम व्यवस्था संबंधित है। सदोद्वाह ये क्वेश्चन आ चुका है, आश्रम व्यवस्था से संबंधित है। और हमारी आश्रम व्यवस्था पेपर 2 के पार्ट 2 सोशियोलॉजी वाले सेक्शन में है, इसीलिए जो प्राचीन भारत है और सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है वो लगभग ओवरलैप करेगी हमारी साथ, जैसे कि हमारी पॉलिटी की 2nd यूनिट और जो हमारी सोशियोलॉजी की 2nd यूनिट है राष्ट्रवाद, वो वाली यूनिट ओवरलैप करती है। अब जैसे नेस्टिक क्या है, वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता है। उपकुर्वाण इसका अपोजिट। सदोद्वाह ये महिलाएं हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 7-10 मार्कर में वैदिक संहिताएं पूछी जा सकती हैं। वैदिक संहिता मतलब वैदिक काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे एक साथ। नेक्स्ट है राजवंश। कोई भी राजवंश से क्या क्या तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई रचना आ सकती है उससे संबंधित, कोई पदाधिकारी आ सकता है जैसे कि सूत्र अध्यक्ष आ चुका है, युद्ध के बारे में आ सकता है, मंदसौर की संधि आ चुकी है, भोपाल युद्ध, या कोई भी युद्ध आ सकता है, आपका व्यक्तित्व आ सकता है कोई संबंधित, ठीक है। व्यवस्थाएं पूछी जा सकती हैं जो आपकी कॉमन है, शासक और उसकी उपलब्धियां पूछी जा सकती हैं, कमजोर पक्ष किसी भी शासक का उस पूछा जा सकता है कि ये इसके पतन का कारण क्या रहा, या इसकी कमजोरियां क्या थीं, या इस तरीके से। नीति पूछी जा सकती है, कोई विशेष नीति, अगर जैसे हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था देखते हैं, या किसी भी व्यक्ति का शासक का राजत्व सिद्धांत देखते हैं, जो विशेष नीतियां होती हैं वो हमको विशेष चीजों में जब हम कवर करते हैं तो वो करते हैं उनको कवर। कार्य विशेष, कोई उन्होंने कोई विशेष कार्य किया हो, आर्थिक क्षेत्र में कोई कार्य किया हो, राजनीतिक क्षेत्र में कोई कार्य किया हो, जैसे अशोक का धम्म, गुहा अभिलेख, ये चीजें पूछी जा सकती हैं।
बाह्य आक्रमण और उसका प्रभाव पूछा जा सकता है, और इतिहास के स्रोत पूछे जा सकते हैं किसी भी राजवंश के, या फिर पूरे प्राचीन भारत के भी पूछे जा सकते हैं, मध्यकालीन भारत के भी, और किसी शासक के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन के संबंध में पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा जो हमें अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ टॉपिक लगे जो आपको बताना चाहिए कि इन पे आपको थोड़ा सा फोकस, कॉमन चीजें पढ़ने के साथ थोड़ा सा ध्यान इधर ज्यादा देना चाहिए आपको। महाजनपद काल 2023 में लिच्छवी गणतंत्र आ चुका है। भारत का पहला गणतंत्र, सबसे बड़ा गणतंत्र रहा ये प्राचीन भारत में। कोई भी धर्म विशेष, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे संबंधित या ये चीजें आ सकती हैं। भक्ति सूफी आंदोलन, सूफी शब्द को समझाइए, ये क्वेश्चन आ चुका है। सूफ शब्द को समझाइए, सूफी को, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन इराइज हो सकते हैं। राजपूत काल से क्वेश्चन इराइज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे में राजवंश वाला सेक्शन जो है सेकेंड यूनिट, उसमें भी राजपूतों पर विशेष रूप से 4 या 5 राजवंश हैं जिनमें राजपूत राजवंश है। दक्षिण भारत, इसका महत्व हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखिए अभी हाल ही में आई थी छावा मूवी। छावा मीन्स शेर का बच्चा, मराठा साम्राज्य से संबंधित है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो मराठा साम्राज्य और दूसरा मुगल। मुगल में भी कौन? औरंगजेब। तो संभव है कि इस बार औरंगजेब से संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है, और औरंगजेब से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया, शिवाजी से संबंधित या मराठा साम्राज्य से संबंधित कोई क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। संस्कृति वाले सेक्शन में, कल्चर वाले सेक्शन में शिफ्टिंग हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रही है। अभी क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। स्थापत्य कला से मूर्ति कला, जैसे कि अभी 2024 में ही हड़प्पा कालीन मूर्तियों के बारे में पूछा गया था, मृण मूर्तियों के बारे में। दार्शनिक के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। स्वर्ण युग, जैसे जो हमारा गुप्त काल है, वो साहित्य, स्थापत्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, या फिर विज्ञान और तकनीकी के उत्थान की दृष्टि से गुप्त जो है स्वर्ण युग रहा। तो किसी भी काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है, और उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बात की कि आपका मुगल से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो मुगल से स्वर्ण युग क्या? चित्रकला का स्वर्ण युग जो है हमारे जहांगीर का काल। फिर स्थापत्य कला का तो शाहजहां का काल। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। नालंदा अभी आया था, और रिपीट होने की वैसे तो उतनी संभावना नहीं है, पर फिर भी तैयार करके जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन 7 मार्कर में पूछा है तो वो उठा के फिर 10 मार्कर में चला गया है, 10 मार्कर में पूछा है तो टर्म के रूप में 2 मार्कर में आ गया है। तो मतलब क्वेश्चन रोटेट होते जाते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन पुराने हैं उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें लेकर के आई हूँ, बाकी आप लोगों को करने हैं कवर। व्यवस्थाओं में आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और न्याय व्यवस्था है। अब देखिए दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की मैं चर्चा कर रही थी कि दक्षिण भारत जो है अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पल्लव कालीन कला, राष्ट्रकूट वंश, संगम युगीन संस्कृति एवं समाज 2012, वो सॉरी 2022, सीधे सीधे 2 7 मार्क, ये भी 7 मार्कर क्वेश्चन था, 2 7 मार्कर, एक 10 मार्कर, 24 मार्क्स का केवल दक्षिण भारत आया था। पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास को समेट दें तो 24 नंबर का सिर्फ ये क्वेश्चन आए थे। 2024 में सिंह विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक, नंदीवर्मन शैली के बारे में 7 नंबर में आ चुका है। 2019 दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला, कांची के पल्लवों की राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कृष्णदेवराय कला संस्कृति संस्थापक, गौतमीपुत्र सातकर्णी 2023 में पूछे गए हैं। मतलब हर वर्ष दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत की कला से, संस्कृति से क्वेश्चन आ रहा है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहा है। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली दक्षिण भारत से पूछे जा रहे हैं। और एक चीज और, एक ट्रेंड में आपको बता दूं कि आपने हड़प्पा संस्कृति पढ़ा, वैदिक संस्कृति पढ़ा, ठीक है, मौर्य गुप्त से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मौर्य
के पहले, सॉरी, मौर्य के पहले जो है हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, वो वाला, और मौर्य के बाद जहां पे हम सातवाहन पढ़ते हैं वो वाला सेक्शन। फिर गुप्त उत्तर काल, यहीं पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, राजपूत पढ़ते हैं। तो ये, साथ ही साथ दक्षिण भारत। फिर हम मध्यकाल में देख रहे हैं कि सल्तनत और मुगल, इन दोनों के बीच का संक्रमण काल जहां पे भक्ति सूफी आंदोलन हुए, या विजयनगर साम्राज्य इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर जब मध्यकाल खत्म होता है तो मराठा एक बड़ी शक्ति हमें देखने को मिलती है। तो ये जो संक्रमण काल वाले राजवंश है जो अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था, बड़े बड़े शासक से क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आए थे 2018, 19, 20 तक भी। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो साइडलाइन टॉपिक थे वहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। अब चलते हैं हमारे कि क्या फॉर्मेटिंग हमको रखनी है। ठीक है, हड़प्पा स्थल यदि आपसे कोई पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर एक स्थल, आप उसका परिचय देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ठीक है, इसके बारे में अवस्थिति बताएंगे, इसकी वर्तमान पॉलिटिकल अवस्थिति बता देंगे हम, पाकिस्तान में है कि भारत में है, भारत में है तो किस राज्य में अवस्थित है। फिर इसके बाद इसकी खोज का वर्ष अगर आपको पता है तो वो बताएंगे, खोजकर्ता कौन है इसके बारे में हम जानकारी देंगे, किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है कि जो हमारी सिंधु नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, साक्ष्य उससे क्या क्या मिले हैं, वहां से कोई मूर्ति मिली है, जैसे बनावली से मिट्टी का हल मिला है, लोथल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें बताएंगे हम। विशेष कोई जानकारी जहां से मिल रही है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार हमको मिला, विशेष मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्योंकि कहा जाता है कि ये 7 बार उजड़ा और फिर से बना, तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसको। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन, मीता थल आ चुका है, कोट दीजिए आ चुका है, वृहद स्नानागार आपका, वृहद स्नानागार यहाँ तो 7 मार्कर में आया है, साथ ही साथ एक बार 3 मार्कर में भी आ चुका है जो अब 2 मार्कर बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप चलेंगे, कोई भी संरचना आ जाती है, कोई मूर्ति विशेष आ गई आपसे, जैसे कि पद्मासन मुद्रा में जो पशुपति मूर्ति है वो आ गई, या कोई भवन, अन्नागार, स्नानागार इस तरीके का, तो वो क्या है वो बताएंगे हम, किस नगर में पाया गया, जैसे अन्नागार हमको कहाँ कहाँ मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, या वृहद स्नानागार कहाँ मिला है हमको, मोहनजोदड़ो में, वो बताएंगे। इसका उपयोग क्या था, जैसे अन्नागार तो ऑब्वियस सी बात है कि अन्नागार अन्न को भंडारण के लिए यूज किया जाता होगा, स्नानागार सांस्कृतिक महत्व का था, सामूहिक इमारत थी, तो इस चीज संरचनात्मक विशेषता, जैसे अन्नागार 6 अन्नागार थे, कोई बड़ा, मोहनजोदड़ो में बड़ा अन्नागार मिलता है, हड़प्पा में छोटे छोटे अन्नागार मिलते हैं। स्नानागार, तो स्नानागार में उसका जो तल था वो पक्का बनाने के लिए किस तरीके के जिप्सम वगैरह का यूज किया गया था, आयताकार जलने का, आयताकार था ये, जल निकास की उचित व्यवस्था थी यहाँ से, मतलब कुछ उसके बारे में संरचनात्मक विशेषता कि क्या है उसमें विशेष। वर्तमान प्रासंगिकता, अब हम स्नानागार देखें यदि, तो इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, ये सांस्कृतिक जुड़ाव को बताता है, लोगों में जुड़ाव को बताता है। थोड़ा सा हम फैक्ट से अलग हटके सोच के देखेंगे तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी नगर योजना। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, सॉरी, जब भी आपको कोई स्थल आए तो यदि आपको छोटे से में, बहुत छोटे से सेक्शन में यदि एमपी इंडिया का मैप बनाना आता है तो आप उसको बनाएंगे। जैसे मुझसे पूछा गया मांदा, तो मैंने उसको बनाया, उसके बाद चेनाब नदी बनाई और मैंने यहाँ लिख दिया मांडा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये छोटा सा मैप, अगर वो भी तब जब आपकी स्पीड अच्छी हो मैप बनाने की प्लस राइटिंग की। नगर योजना, पहले हम नगर विभाजन बताएंगे कि नगर 2
भागों में बटे हुए थे। नगर का नियोजन बताएंगे, ग्रिड सिस्टम पे आधारित था। ग्रिड सिस्टम मतलब इस तरीके से सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब चूंकि सड़कों के किनारे ही नालियां बनी हुई थी, तो नालियां भी एक दूसरे को समकोण पर आकर मिलती थी। नालियां मिलेंगी, सड़कें एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। फिर आवास कैसे होते थे, तो हमने देखा कि दो मंजिला आवास, तिमंजिला आवास भी मिले हैं। दरवाजे जो हैं वो बाहर मेन रोड की तरफ ना खुल करके अंदर की तरफ खुलते थे। तो ये चीज विशेषता है। इसमें एक्सेप्शन, हाँ, हम यहाँ अपवाद का ध्यान रखेंगे, अपवाद बताएंगे हम किसी को। जैसे आपने 8 पॉइंट ये लिखने हैं, अब 8 पॉइंट में किसी में आपने अपवाद बता दिया कि जैसे आवास में आपने दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे, आपने अपवाद में बता दिया लोथल। किसी में आपने एग्जाम्पल बता दिया, तो इस तरीके से थोड़ा सा आंसर एनरिच हो जाता है। नगरीय जीवन था। इसके बाद व्यापार वाणिज्य विकसित था, जो कि नगरों में होता है, ये नगरीय व्यवस्था की विशेषता है। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन था उस समय तक। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः हम देखते हैं बार्टर सिस्टम, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो प्रचलित थी, लेकिन हमें यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन मिलता है, जिसपे एक सींग वाला पशु या फिर जो पशुपति मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं यहाँ से हमें मिली हैं। हमें वहाँ की मुद्राएं भी मिली हैं, जो मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मुद्राएं हैं। फिर प्रमुख नगर बताएंगे, जो बड़े बड़े नगर हैं, राजधानी नगर है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनका उल्लेख करेंगे हम। लिपि बताएंगे कि इनके पास साइन बोर्ड मिला है, मतलब इनकी लिपि भी थी। अब लिपि कहाँ पे मिला है साइन बोर्ड? धौलावीरा में। तो उसका उल्लेख कर देंगे कि भाई हमें साइन बोर्ड मिला है, मतलब यहाँ के लोगों को लिपि का ज्ञान था। लिपि कौन सी थी ये बता सकते हैं आप। राजधानी नगर के बारे में बता सकते हैं। और फिर इतना आप जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप कंक्लूजन में इसको जोड़ सकते हैं, हमारा स्मार्ट सिटी सिस्टम या अमृत योजना जो है नगर विकास की, उससे जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद पतन, उद्भव। देखिए, जब आप इंट्रो देंगे तो बताएंगे कि इसके लिए भिन्न भिन्न मत दिए गए हैं, मतभेद हैं, वो चीजें बताएंगे आप। और क्या क्या मत है, एक तो है स्वदेशी मत, दूसरा है विदेशी मत। स्वदेशी में ये क्या विचार इन लोगों ने प्रस्तुत किया, प्राक हड़प्पा से माना कि दक्षिण भारत से माना, जैसे कि शिवलिंग पूजा करण इन्होंने दक्षिण भारत से माना। इसको समर्थन कौन कौन कर रहा था वो बताएंगे हम, और समर्थन करने का कारण क्या था। सेम चीज हम विदेशी मत में बताएंगे। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, ये टॉपिक आपको अलग से कवर करना है। इसमें आप सबसे पहले जो हमारी मेन संस्कृति हैं उनको देखेंगे। मालवा संस्कृति आपको देखनी है, कायथा संस्कृति देखनी है। कायथा ये उज्जैन वाला जो क्षेत्र है ये, और ये सभी संस्कृतियां जो है वो ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं। जौरवे संस्कृति आपको देखनी है, जो महाराष्ट्र में मिलती है हमको। बनास संस्कृति, इसी को आहार संस्कृति या बालाथल संस्कृति भी कहा जाता है, हमें इस नाम से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये भी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है। अब जैसे ये क्वेश्चन रेंडमली आया, हम लोगों को एक अंदाजा नहीं था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसमें सामान्यतः क्या लिखा जा सकता है? संस्कृति होगी। अब कहाँ से पूछी जा सकती है, ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से पूछी जा सकती है, संभावना है कि हड़प्पा के आसपास की कोई संस्कृति हो। कुछ साक्ष्य बता सकते हैं, मृत भांड, ये सब चीजें आपको सभी जगह से मिलेंगी। स्थान विशेष की जानकारी नहीं होगी आपको, खोजकर्ता की जानकारी, लेकिन सामान्य चीजों की जानकारी होगी कि एक संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे। आप इसमें परिचय देंगे ये किस प्रकार की है, जैसे ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, कहाँ पर अवस्थित है, जैसे कि कायथा संस्कृति कहाँ है, उज्जैन वाले क्षेत्र में। साक्ष्य बताएंगे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। कोई साक्ष्य आपको नहीं याद आ रहा है तो सामान्यतः मुद्रा, मृदभांड, मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां तो लगभग सब जगह मिलेंगी, हो सकता है धातु मूर्ति ना मिले लेकिन मिट्टी मिलेगी। प्रमुख स्थल यदि याद है तो। अब जैसे बालाथल संस्कृति, बालाथल संस्कृति में बनास पर्टिकुलर जगह का नाम है, बालाथल पर्टिकुलर जगह का नाम है। नासिक, जोरवे संस्कृति में नासिक। कायथा संस्कृति उज्जैन, कायथा। विशेषता इसके बारे में यहाँ से क्या, कोई भी विशेषता है जो भी आप बताना चाहें कि इस संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या थी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कोई भी ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि स्रोत सूत्र पूछा गया था 2020 में, मनु संहिता पूछी जा चुकी है, इनका परिचय देंगे हम। ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं, किस काल के ग्रंथ हैं, इनकी रचना किसने की, इनमें क्या जानकारी, जैसे मनु संहिता में क्या जानकारी मिलेगी हमें, हमारा विधि ग्रंथ है तो विधि के बारे में ही जानकारी मिलेगी, हिंदू विधि ग्रंथ कहते हैं हम इसको। तो नियम कानून होंगे जीवन को जीने के या समाज से संबंधित। भाषा इसकी क्या है, अगर भारतीय संस्कृति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है तो संभावना है संस्कृत होगी। और थोड़ा सा आगे आए हम जो महाजनपद काल के आसपास, तो पाली होगी। उसके बाद थोड़ा सा और जाते हैं हम तो प्राकृत होगी, इसका उल्लेख कर सकते हैं आप। भाषा का एक अंदाजा अगर आपको पता है कि हाँ ये वैदिक कालीन ग्रंथ है, तो 99.9% वो संस्कृत में लिखा गया होगा। ऑब्वियस सी बात है। विशेष तथ्य और विषय वस्तु उसकी क्या है ये बता सकते हैं, जो भी आपको उस विषय में जानकारी हो। कोई भी पदाधिकारी आता है आपका, तो आप उसका काल बताएंगे कि किस काल से संबंधित है। प्रशासनिक देखरेख का कार्य करता है, अब वो किस विभाग से संबंधित है उसकी जानकारी आप रखेंगे। अदरवाइज प्रशासन में सहयोग, दिस टॉपिक आप बोल सकते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अब देखिए उल्लेख कहाँ मिलता है, जैसे एक सूत्र अध्यक्ष आया था, मौर्य काल संबंधित व्यक्तित्व, अब इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, उस काल के ग्रंथों में मिलेगा। तो आप एक अंदाजा कि अगर सूत्राध्यक्ष मौर्य काल का है तो संभावित है कि अर्थशास्त्र में, नहीं तो मैगसनीज की जो इंडिका है वहां पे मिल सकता है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं उसको। वर्तमान में उसकी तुलना किसी से की जा सकती है क्या, शासन व्यवस्था में उसका स्तर क्या था, किस स्तर का प्रशासक था वो बताना है हमें। फिर इसके बाद कोई भी शब्द आता है तो हमें इस पे ध्यान देना है कि उसके बारे में पूछा गया है। अगर क्या पूछा गया है तो हम सबसे पहले यही बताएंगे कि वो पद क्या है या वो व्यक्ति कौन है, इसका सामान्य जानकारी देंगे। उसका समय काल बता सकते हैं, उसकी विशेषताएं, जो हम सामान्य हेडिंग पढ़ रहे हैं उन्हीं में से कुछ हेडिंग के साथ हम इसको भी डील कर लेंगे। वैदिक संहिता, वैदिक संहिता ये टॉपिक अभी तक तो सीधे नहीं आया, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि एक साथ वैदिक ग्रंथों को लेकर के पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर या तो ये 2 मार्कर में भी आ सकती है, 7 मार्कर में भी आ सकती है, 10 मार्कर में भी आ सकती है। ये क्वेश्चन अगर आया तो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। वैदिक संहिता वैदिक कालीन सभी ग्रंथ को संयुक्त रूप से वैदिक संहिता कहते हैं। अब उसमें से हम कौन कौन से ग्रंथ है वो बता देंगे। अब उनका काल, जो वैदिक काल है वो इन संहिताओं के लेखन का काल रहेगा। इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं, चारों वेद आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, अरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वो सारे ग्रंथ आ जाएंगे। इनका महत्व क्या है इस बारे में हम बताएंगे। इतिहास, अब देखिए ये सामान्य महत्व जो है सबका है, कोई भी ग्रंथ आ जाए। इतिहास की जानकारी का स्रोत है कि नहीं, कोई भी साक्ष्य आ जाए आपके लिए, कोई ग्रंथ आ जाए आपको, तो इतिहास की जानकारी तो उसे सामान्य रूप से मिलेगी ही मिलेगी, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, और कोई विशेष जानकारी जो आपको याद हो। इसके बाद आप इसकी प्रासंगिकता बताएंगे। और प्रासंगिकता कैसे बताएंगे, आज हम क्या बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। आज हम क्या बात कर रहे हैं, पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः किसी विशेष व्यक्ति या जाति से संबंधित नहीं है। पंडित जो टर्म है वो होता है ज्ञानी के लिए, ज्ञानी व्यक्ति। और ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो सभी को समान दृष्टि से समदर्शिनः मतलब वो सभी पर समान दृष्टि रखता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भाव नहीं होता उसमें। ठीक है। इसके बाद जो हमारा सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय वाली अवधारणा है, ये सभी हमारे ग्रंथों में ही लिखी गई हैं, इनका उल्लेख कर देंगे हम। कोई युद्ध आता है, जैसे कि कलिंग युद्ध 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है। कर्नाटक युद्ध पूछे जा चुके हैं, आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो थे, आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे जा चुके हैं। अब
कोई भी युद्ध आता है तो हेडिंग क्या होंगी, हम क्या करते हैं उसकी सेंटेंस मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। हमको सेंटेंस मेकिंग करनी ही नहीं है, हम सीधे बताएंगे समय डैश या काल डैश पर्टिकुलर। अगर डेट याद है तो आप डेट लिखेंगे, डेट नहीं याद है तो ईयर याद होगा, ईयर लिखेंगे। अगर ईयर याद नहीं है तो शताब्दी तो याद होगी, और यदि शताब्दी भी नहीं याद है तो शताब्दी अगर याद है तो शताब्दी का पूर्वार्ध या उत्तरार्ध कब हुआ है, ये वाला हिस्सा तो पता है हमको, ज्यादा नहीं, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन ये तो लगभग सभी को, अब सबको पता है कि मुगल काल मध्यकाल कब से कब तक रहा, सल्तनत कब से कब तक रही। तो एक बेसिक जानकारी तो आप लगा सकते हैं कि कहाँ है। फिर आपको पक्ष करके डैश करके, आप जैसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध का ही ले लेते हैं हम, ठीक है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुए, तो पक्ष कौन कौन था, अंग्रेज और छद्म रूप से कर्नाटक के नवाब थे, लेकिन वास्तविक रूप से कौन था, फ्रांसीसी कंपनी। कारण क्या था, ये सामान्य कारण कुछ मैं बता दे रही हूँ आपको, धन लालसा, साम्राज्य विस्तार की इच्छा या साम्राज्यवाद विचारधारा, धर्म का प्रसार करना, ठीक है, इसके बाद प्रभुत्व की स्थापना करना। अंग्रेजों के जो मैक्सिमम युद्ध थे वो किस लिए थे, या तो इसके लिए थे या इसके लिए थे, ठीक है, ये तो उनका बाद में उद्देश्य बना साम्राज्य, शुरुआत से उनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। धर्म, इसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे, तो परिणाम में आपको वो चीज लिखनी है जो तत्काल रूप से हुई, कौन उस युद्ध को जीता, लेकिन प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है कि एक उसने क्या परिवर्तन लेकर के आया। जैसे कि प्रभाव राजनीति पे क्या पड़ा, आंग्ल मराठा युद्ध, या हम इसमें चल देते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था इसने ये निर्धारित नहीं किया कि भारत पे कौन राज करेगा, इसने ये निर्धारित किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर्टिकुलर युद्ध से, उसने क्या दिया, जैसे कि मुगलों के या मुस्लिम आगमन से जो हमारा अरब आक्रमण थे उससे क्या प्रभाव पड़ा, कला संस्कृति। निष्कर्ष में आप इतिहास में उस पर्टिकुलर युद्ध का क्या महत्व है, वो युद्ध नहीं होता तो इतिहास क्या होता, और वो युद्ध होने के कारण इतिहास क्या हुआ, इस कुछ कॉन्टेक्स्ट में जाकर के आप कंक्लूजन दे सकते हैं। सेम यही कंटेंट आपको बाह्य आक्रमण में रखना है, कब हुआ, उसमें पक्ष कौन आया था आक्रमणकारी, कारण तो सेम ही रहेंगे, परिणाम तात्कालिक परिणाम, जैसे कि आप देख लें गजनवी और गौरी के आक्रमण को, यही कॉमन पॉइंट्स थे उनके लिए भी। परिणाम कौन विजयी हुआ तत्काल रूप से बताएंगे, धन की क्षति हुई वो बताएंगे, लेकिन हमारी संस्कृति पे वो डीप प्रभाव छोड़ के गए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को वो परिवर्तित करके गए, और सेम चीज इतिहास में महत्व। फिर आती है कोई भी संधि, मंदसौर की संधि पूछी जा चुकी है, सालबाई की संधि पूछी जा चुकी है। जब ये संधि 2 मार्कर में आती है तो ठीक है, लेकिन हमें समस्या कहाँ आती है, जब यही संधि 7 मार्कर में हमसे पूछ ली जाती है। 7 मार्कर में जब ये संधि पूछी जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, कि इतना कंटेंट कैसे लिखें। तो संधि सिंपल, संधि किसी ना किसी युद्ध के विराम पर हो रही होगी, तो वो बताएंगे कि संधि का कारण क्या था, कोई सा युद्ध होगा, वो बताएंगे कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये संधि हुई थी। कब हुई थी, जब युद्ध हुआ होगा, वो खत्म हुआ तब हुई। पक्ष कौन कौन थे, जो युद्धकार पक्ष थे, हमने युद्ध पढ़े होंगे। तो जब आप सालबाई की संधि तो मराठा और अंग्रेजों के बीच हो रही है, मंदसौर की संधि अंग्रेज और हमारे जो सिंधिया हैं उनके बीच हो रही है, तो इसकी शर्तें क्या होंगी, सामान्य शर्तें क्या होती हैं, क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों का आदान प्रदान होगा, युद्ध विराम संधि है तो युद्ध को तत्काल रूप से बंद करने पे बात की जाएगी, और युद्ध का कारण बनेगी कोई भी संधि। ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए था कि कोई भी संधि आप देखेंगे इतिहास में मैक्सिमम जो संधि है वो असंतोषजनक रही है, और जो संधि असंतोषजनक रही है वो अगले युद्ध का कारण बनी है। इसीलिए हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुए 1 2 3 4, आंग्ल मैसूर युद्ध 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, कारण कि जो संधि हुई वो संतोषजनक नहीं थी, ठीक है।
इसमें इसके बारे में अन्य बिंदु बता सकते हैं कि इसने किस पर्टिकुलर राजवंश या किस पक्ष को कमजोर साबित किया या किस पक्ष को इसमें दबाया गया जिसके कारण ये अगले युद्ध का कारण बनी। महत्व बताएंगे। महत्व क्या रहेगा? तत्काल रूप से युद्ध विराम। कोई भी संधि जब की जाएगी मतलब युद्ध विराम किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद है राजवंश। कोई भी एक राजवंश, चाहे आपका यूनिट 2 हो, यूनिट 1 हो या यूनिट 5 हो, राजवंश और रियासत कहीं से भी ये क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। देखिए, कणव वंश 2018 में 2 मार्कर में आया था, मौखरी वंश भी 2018 में 2 मार्कर में, राष्ट्रकूट वंश 2022 में आ गया, तुलुव वंश 2018 में आ गया। हर बार एक राजवंश पूछा ही जा रहा है और हमारी फ्रेमिंग अगर हम फिक्स कर लेंगे, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उसका परिचय देंगे, राजवंश कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, किस प्रकार का था, जैसे हम ब्राह्मण वंश था कि दक्षिण भारत का था, कौन था ये, इनकी राजधानी क्या थी, संस्थापक कौन था, ये हेडिंग यहाँ जाएगी। जानकारी के स्रोत क्या हैं? जानकारी के स्रोत आप सब हेडिंग में भी लिख सकते हैं या फिर इधर बॉक्स बना करके अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप जो होलकर रियासत है, इसमें मेमोरी ऑफ मालवा। जब आप गोंडवाना रियासत लिखेंगे तो गजेंद्र मोक्ष काव्यम लिखेंगे आप, गणेश नवर्णम, सॉरी। शासन क्षेत्र बताएंगे और सीमावर्ती राजवंश। ये चीज आप मैप के थ्रू भी बता सकते हैं। और जब भी मैप बनाए तो मैप को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाए, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ हमने एक मैप बनाया, अब हमको बताना है होलकर रियासत, तो हमने इतना बड़ा गोला बनाया और ये कर दिया और यहाँ लिख दिया होलकर रियासत। थोड़ा सा उसको इंफॉर्मेटिव बनाइए। यहाँ पे बताइए कि इनके इस साइड पे सिंधियास थे, सिंधिया रियासत थी, इधर भोसले थे, एक दो अगर कोई इस गायकवाड़ वगैरह आपको याद आ जाए तो वो थे, मतलब उसके आसपास उस पर्टिकुलर। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप लोग क्या करते हैं, एक राजवंश को एक राजवंश तक सीमित रखते हैं। नहीं, एक बार कोई भी राजवंश पढ़िए। एक काम आप इसमें कर सकते हैं कि आपने देखा 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का पूरा इंडिया का मैप बनाइए और एमपी का मैप बनाइए। इंडिया में कौन कौन से राजवंश थे, एमपी में कौन कौन से राजवंश थे। तो जब भी आप ऐसे मैप बना लेंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी कि हमें मैप में क्या इंफॉर्मेशन देनी है या फिर सीमावर्ती राजवंशों में क्या। अब जैसे युद्ध वगैरह हुआ किसी का किसी से या फिर क्या समस्याएं थी, तो सीमावर्ती राजवंश याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इनके आसपास ये राजवंश थे और इनमें झड़पें हुई या इनमें युद्ध हुए। तो कॉमन चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। कॉमन चीजें भी तब आती हैं जब आपने कुछ बेसिक चीजें तैयार कर रखी हों। इसकी समय अवधि बताएंगे, ये भी यही होना चाहिए था। शासक और उनका कार्य क्या रहे, प्रमुख शासक। अब 10 मार्कर है, अगर यदि ये 7 मार्कर क्वेश्चन है तो हम शासक, यहाँ शासन नहीं है, शासक है, शासक बताएंगे कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। लेकिन यदि 10 मार्कर है तो उसको इलेबोरेट करने के लिए हम हर शासक के दो दो कार्य भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये अगर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि और कम कंटेंट है हमारे पास, तो ये 10 मार्कर में आप थोड़ी सी उनकी व्यवस्थाओं पे चले जाइए। कुछ याद हो ना हो, स्थापत्य वाला जो सेक्शन है वो जो है लगभग आपको प्रीमियर फैक्ट्स के रूप में आप याद करते ही हैं कि किसने क्या निर्माण करवाया, तो प्रीलिम्स से उठा लीजिए इसको, वहां से कवर कर दीजिए। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, भारत में वर्ण व्यवस्था ना हो किसी राजवंश के राज्य में, संभावना नहीं है। अब महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में थोड़ी अच्छी थी, फिर दयनीय होती गई, तो मध्यकाल में अगर कोई राजवंश लिख रहे हैं तो बताएंगे कि थोड़ी सी चिंताजनक थी। तो थोड़ी थोड़ी सामान्य चीजें बतानी है हमको। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सेम कृषि की स्थिति क्या थी जो अभी हम व्यवस्थाओं में देखेंगे डिटेलिंग, वही बतानी है। कोई विशेष चीज जो उसके बारे में आपको पता है। इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इंट्रो, उसकी राजधानी, उसकी समय अवधि, उसका संस्थापक, जानकारी के स्रोत आप इधर अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, शासन क्षेत्र, मैप भी बना सकते हैं, और फिर बाकी डिटेलिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कोई भी शासक। शासक में हमारे राजा भोज,
पूछे ही जाते हैं। रानी दुर्गावती अलग से हमारा टॉपिक है, यूनिट 5 में पूछी जा सकती है, 10 मार्कर में भी आ सकती हैं। अवंतीबाई पूछी जा चुकी हैं, कनिष्क को पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त पूछे जा चुके हैं, विष्णु 2024 में आ चुके हैं, 2 मार्कर में आए हैं। हालांकि रजिया बेगम जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछी जा चुकी हैं। एक बार अति लघु उत्तरीय में पूछी गई थी, एक बार लघु उत्तरीय में पूछी गई थी। परिचय देंगे, इंट्रो देंगे कि ये किस राजवंश के शासक हुए, प्रतापी हुए, महान हुए, प्रजापालक हुए, प्रजा हितैषी हुए। जो ये 2-3 टर्म्स है ना, ये अलग से लिख लीजिए कि प्रजा हितैषी, प्रजापालक, इस तरीके के जो होते हैं, महान, योद्धा। सेम चीज जो हम अब देखिए, राजवंश में आप शासक कवर करते हैं, और जब शासक लिखेंगे तो राजवंश कॉमन फैक्ट हो गया। राजधानी जो आपने राजवंश में पढ़ी अलग से पढ़नी, और जब भी राजधानी को आप राजवंश में पढ़ेंगे तो क्रमिक अगर रूप से परिवर्तित हुई है तो वहीं पे मेंशन कर लेंगे, ताकि जब आप शासक को अलग से आपको ये याद नहीं करना पड़े कि इस शासक की ये राजधानी थी। आप ऐसे याद कर लीजिए कि शासक 1 से लेकर के 5 तक ये राजधानी थी, तो इसके बीच में अगर कोई भी शासक आता है 2 नंबर में, तो मेरे को राजधानी कौन सी लिखनी है। 5 से लेकर 10वें शासक तक ये राजधानी थी, अगर इसके बीच का कोई शासक आता है तो मुझे ये वाली पर्टिकुलर राजधानी लिखनी है। जैसे कि बघेलखंड, गहोरा, बांधवगढ़, तो महोबा, सॉरी महोबा बुंदेलखंड में चले गए हम। जानकारी के स्रोत, अब हर राजवंश में एक जानकारी का स्रोत फिक्स कर लीजिए कि इसका कोई भी शासक आया तो मैं जानकारी के स्रोत में ये लिखूंगा। अब जैसे आप जो हमारा गोंडवाना वंश है, गोंड रियासत है, उसको पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि गणेश नववर्णम जो है, इसमें सभी शासकों के बारे में जानकारी मिल रही है, लिखेंगे आप। आपने देखा कोई पर्टिकुलर शासक है, उसने अपने बारे में कुछ बुक लिखी है, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक स्रोत जैसे मैंने फिक्स कर लिया था, अगर जो होलकर रियासत आती है, मेमोरी ऑफ मालवा लिखनी है मुझे। यदि मौर्य आता है तो मुझे अर्थशास्त्र लिखना है, मुझे मेगस्थनीज की इंडिका लिखनी है, फिक्स है। अगर मुझसे गोंडवाना वंश पूछा जाता है, गजेंद्र मोक्ष काव्यम लिखूंगी। फिर अगर जो सिंधिया वंश पूछा जाता है तो सिंधिया एंड देयर रूलर्स जो है वो बुक लिखूंगी। ऐसे मैंने फिक्स कर रखा था कि हाँ ये राजवंश, इसका सोर्स ये। ठीक है, तो इसमें फिर आपको अलग अलग शासक के अलग अलग जानकारी के स्रोत याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो मेन सोर्स है, जिसमें आपने देख लिया कि हाँ इसमें सभी शासकों की जानकारी मिलती है, आप उसको लिख देंगे। समय बताएंगे शताब्दी में या फिर ईयर में, जो भी आपको याद है। जैसे कि अब रजिया बेगम आई, रजिया सुल्तान आई, तो उनका आपको समय याद है तो ठीक है, नहीं तो आप 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी तो लिख ही सकते हैं ना। जैसे 1336 से 1236 से 1240 उनका शासनकाल रहा, तो आप बता सकते हैं। शासन क्षेत्र, अब इस शासन क्षेत्र में छत्रसाल महोदय के बारे में, छत्रसाल जो शासक हुए महान हमारे, उनके बारे में कहा जाता था, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काऊ होंस। तो जब आप छत्रसाल महाराज के बारे में बताएंगे, उनका शासन क्षेत्र बताएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, आपने एमपी का मैप बनाया, अब आपने यहाँ पे इत जमुना उत नर्मदा, सॉरी ये ऐसे बनेगी नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, अब आपने ये क्षेत्र बता दिया और ये नदियों के नाम लिख दिए। मतलब मैप में आपने जो पर्टिकुलर शासन क्षेत्र था उससे हटके थोड़ी सी कोई भी इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी। ठीक है, विशेष योजनाएं अगर वो कोई लेकर के आए हैं, जैसे कि मध्यकाल में आप जो इल्तुतमिश है, इक्ता प्रणाली देखते हैं, कथन उनके बारे में यदि कोई कहा जाता है, जैसे कि राजा भोज के बारे में कहा जाता था, जब वो जीवित थे तो अधधारा सदाधारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता भोजराज भविष्यते, या फिर जब वो उनकी देहवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता भोजराज दिवंगते। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये आपके थोड़े से आंसर को क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। उनकी उपलब्धियां बताएंगे, उनका योगदान बताएंगे। अब प्रासंगिकता, आपको किसी भी टॉपिक की आपको प्रासंगिकता बतानी है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे वर्तमान समस्या क्या है,
आपने देखी वर्तमान में समस्या क्या है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर थिंकर का कौन सा विचार इस समस्या के समाधान में उचित है। जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की एक समस्या है, लोगों की जीवन शैली से संबंधित। मध्यम मार्ग हम बता सकते हैं इससे कनेक्ट करके कि हमारे लिए कोई भी चीज उपयोगी है लेकिन उसकी अति नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई भी मूल विचार, यदि आपको मध्यम मार्ग का सिद्धांत पता है, इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, आप किसी भी समस्या में। क्योंकि कोई भी समस्या आए, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, कोई भी समस्या हो, उसका जो है कारण जो है वो कहीं ना कहीं अति में होता है। हर चीज का कारण किसी भी चीज की अति, वहां हम मध्यम मार्ग कंक्लूड करते समय मध्यम मार्ग लिख देंगे, चाहे वो पॉलिटी में आए, चाहे वो ज्योग्राफी में, चाहे हिस्ट्री में। प्रासंगिक तो है ना हमारा विचार। इस तरीके से आपको कोई भी प्रासंगिकता बतानी है तो विचार उठाइए और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता बताइए। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा किसी भी शासक की उपलब्धियां, जो हमने अभी यहाँ अगर 10 मार्कर में आती हैं तो इसमें भी लिखनी है, और अलग से अगर आती हैं तो अलग से आप एक दो चीजें यहाँ से उठा के लिख देंगे, फिर आप सीधे उपलब्धियों पे चले जाएंगे। उसकी कूटनीतिक उपलब्धियां, कूटनीतिक मतलब क्या कि आसपास के राज्यों से युद्ध संधि, इन तरीके की जो कूटनीति है उसमें वो किस तरीके से कार्य करता था। सैन्य उपलब्धियां, उसकी सेना कैसी थी, उसने कैसे कैसे युद्ध किए, कौन कौन से युद्ध किए, राजवंश कौन से क्षेत्र को जीता। सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके समय पे कोई वो विशेष सांस्कृतिक आयोजन करा रहा हो, जैसे कि हम हर्षवर्धन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, धर्म महासभा पढ़ते हैं हम, ठीक है। आप इसके अलावा आप कनिष्क में पढ़ते हैं, अशोक में पढ़ते हैं, कालाशोक में पढ़ते हैं, इन सब में पढ़ते हैं इन्होंने बौद्ध संगतियों का आयोजन कराया। तो कोई भी सांस्कृतिक आयोजन करा रहा हो, स्थापत्य कुछ उन्होंने निर्माण किया हो स्थापत्य के क्षेत्र में, ठीक है। फिर इसकी कोई रचनाएं हैं, जैसे कि हर्षवर्धन की हैं नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 रचनाएं हैं। आप जैसे राजवंश में जाएंगे, सॉरी रियासतों में जाएंगे तो हमारे अमरदास देव जी जो हैं संग्राम शाह, उन्होंने लिखी थी रसरत्न माला, तो वो बताएंगे। साथ ही साथ साहित्य में रचनाएं प्लस यहीं पे साहित्य और लिख लीजिएगा। साहित्य, साहित्य में इन्होंने किसी भी साहित्यकार को संरक्षण दिया होगा, किसी न किसी साहित्यकार को इन्होंने संरक्षण दिया होगा, उसने भी कुछ रचनाएं लिखी होंगी। जैसे कि छत्रसाल, छत्रसाल के यहाँ केशवदास थे, तो उन्होंने क्या रचनाएं लिखी, वो किस किस को संरक्षण दिया। संरक्षण में भी आप देखिए साहित्यकार कौन था उनमें से, उसके बाद साहित्यकार के अलावा स्थापत्य कला से संबंधित व्यक्ति कौन था। मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, इसको भी याद करना इजी हो जाएगा। कला प्रेमी कौन हुआ, कला प्रेमी था, इसने कला के लिए, उत्थान के लिए कुछ किया हो शायद, संग संगति सम्मेलन कुछ आयोजित कराया हो, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो शासक की उपलब्धियों का वर्णन आप इस तरीके से करेंगे, 7 मार्कर में इजीली कवर हो जाता है। और जब आप इनको तोड़ देंगे ना विकल्प में, आपने जैसे यहाँ 8 आपके पास ऑप्शन है, 8 में से आपको मान लीजिए 7 या 6 तक भी टॉपिक याद आ गए, आपने इनमें एक एक पॉइंट अंदर लिख दिया, एक एक पॉइंट, किसी में 2 पॉइंट, आपका आधा पेज कवर। सेम चीज जब आप 10 मार्कर में गए, आपने क्या किया, आपने शासक का बेसिक उठाया, बेसिक लिखा उसके बारे में थोड़ा बहुत, उसका शासन क्षेत्र, उसका कार्य काल क्या रहा, ये सब चीजें लिखी, राजधानी वगैरह। फिर आपने उपलब्धियों पे आ गए, तो उपलब्धियों में आपने हर उपलब्धि में अगर 2 से 3 पॉइंट भी लिखे तो, और इसमें क्या करना है, जहां आपको विशेष फैक्ट याद है वो तो ठीक है, जहां आपको विशेष फैक्ट याद नहीं है तो कूटनीति का मतलब क्या होता है, हर शासक करता है, तो कूटनीति का मतलब जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको लिख देंगे। उसके सीमावर्ती राजवंश हमें याद होंगे तो इनके साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। सैन्य, उनका शासन क्षेत्र की उन्होंने शासन, शासन क्षेत्र तो याद होगा, नहीं याद हमें कि कौन सा युद्ध किया, हमें याद है कि शासन क्षेत्र कौन सा है, हमने उठाया उनका शासन क्षेत्र कि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना अपने सैन्य शक्ति के बल पे की। अमूर्त फैक्ट है, मूर्त तब लिखेंगे जब हमें याद है, नहीं याद है तो हम इस तरीके के फैक्ट करके डील करेंगे उसको।
अब आपकी आती हैं प्योरली व्यवस्थाएं जो पूछी जाती हैं प्रशासनिक या राजनीतिक। प्रशासनिक विज्ञान, ये मूल रूप से आपका जो है गुप्त काल में पूछा जाता है। सामाजिक व्यवस्था, स्थापत्य कला, धार्मिक व्यवस्था, कला संस्कृति और आर्थिक पक्ष, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी पूछी जा सकती हैं। इसमें बेसिक चीजें हेडिंग्स क्या होंगी उसको हम देख लेंगे। प्रशासन में आपको केंद्रीय प्रशासन बताना है। अब केंद्रीय प्रशासन में सामान्य चीज क्या होगी? सामान्य चीज केंद्रीय प्रशासन में ये होती है कि वहां पे एक राजा होगा, राजा की सहायता के लिए एक सभा होगी, मंत्री परिषद होगी, कुछ तो होगा संस्था, लिखेंगे उसको हम। मंत्री परिषद का नाम यदि पता है, कुछ विशेष कहा जाता है तो वो लिखेंगे हम। फिर इसके बाद स्तरीकरण की व्यवस्था होगी, इस तरीके से कि ऊपर राजा होता होगा, फिर प्रांत में प्रांतपति होता होगा, एकता प्रणाली में इक्तेदार या मुक्ति होता होगा, नीचे ग्राम में कोई ग्रामणी चौधरी कोई तो पद होता होगा, उसका पद का प्रमुख कोई होता होगा। फिर इसके बाद लगभग सभी राजवंशों में दैवीय सिद्धांत है, सभी जगह पे दैवीय सिद्धांत है। फिर प्रांतीय, तो प्रांत को क्या कहते थे, प्रांतपति को क्या कहते थे, प्रांत में कौन कौन से पद होते थे, उनके प्रमुख कौन कौन होते थे। फिर आपकी राजस्व प्रशासन, तो राजस्व प्रशासन में पूरे प्राचीन काल में 1/6 से 1/4 तक जो रहा है हमारी दर रही है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, इसके प्रकार, राजस्व के स्रोत। सल्तनत काल में जो जजिया जकात खम्स खराज जो थे, 4 प्रकार के कर होते थे। इसी प्रकार से जो हम वैदिक काल देखते हैं वहां पे बलि देखने को मिलता है हमको। सीता भूमि पर जो कर लगाया, सीता भूमि तो सॉरी राज की भूमि होती थी, उस पर कर नहीं लगता था। सैन्य प्रशासन, अब सैन्य प्रशासन में आप क्या क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि चतुरंगिनी सेना होती थी उनकी, कुछ विभाग पर्टिकुलर, जैसे कि हम देखते हैं मौर्य काल में जो विभाग होता था उसका प्रमुख कौन होता था वो बताएंगे हम। विभाग क्या था, उसका प्रमुख कौन था, तोपखाना था कि नहीं, तोपखाना कहाँ से अस्तित्व में है, उसके आगे से हम लिख देंगे कि तोपखाना भी हुआ करते थे, उसका महत्व बता देंगे। अब महत्व क्या होगा सेना का? सेना का महत्व यही तो होगा कि राज विस्तार करेगा शासक, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करेगा, ठीक है, उस पर आक्रमण नहीं होंगे। तो जहां आपको फैक्ट याद है, नहीं तो ये वाली जो कॉमन हेडिंग्स होती है ना, विशेषताएं, महत्व, लाभ, समस्याएं, चुनौतियां, ये कॉमन हेडिंग है। जहां भी आपको कंटेंट कम पड़ रहा है वहां इन हेडिंग्स की हेल्प ले सकते हैं आप लोग। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन का विभाग होगा कोई, जैसे सदर हुआ करता था मध्यकाल में, उसका प्रमुख, हर जगह राजा प्रमुख होगा, मध्यकाल में जाएंगे तो काजी प्रमुख हो जाएगा। विभाजन, दीवानी, फौजदारी, मेनली तो ये 2 डिवीजन होते थे। लेकिन व्यापारिक, हमें जो महाजनपद काल है वहां व्यापारिक न्यायालय मिलता था, श्रेणी संगठन वाला। न्यायाधीश पद होता होगा, और उस पद को क्या कहते हैं, काजी होता है कहीं, कहीं जो है वो, जो हमारा मध्यकाल में हम सॉरी मौर्य काल में हम देखते हैं प्रदेष्टा वगैरह, वो होता है। न्याय का आधार क्या है? अब देखिए, न्याय का आधार, राजा की आज्ञा तो हर जगह न्याय का आधार है। इसके बाद धर्म ग्रंथ जो है हमारे, वो न्याय का आधार है। ये चीजें बेसिक है, उनको बताएंगे। कोई विशेष पुराने निर्णय, जैसे हमारे लिए धर्म ग्रंथ है, आज हमारे लिए संविधान है, वैसे हमारे लिए प्राचीन समय में धर्म ग्रंथ हुआ करते थे। तो हमारे आज के न्याय का आधार क्या है? हमारी कुछ विधि जो सरकार बना रही है, ऐसे किसी राजा ने कुछ पुराने निर्णय लिए होंगे, उनको लिपिबद्ध किया गया होगा, राजाज्ञा होगी कोई सी, या फिर कोई धर्म ग्रंथ होगा। और मूल रूप से हमारे प्राचीन समय में मनुस्मृति जो थी वो धर्म ग्रंथ के रूप में यूज की जाती थी। स्तरीकरण की व्यवस्था होगी कि राजा का न्यायालय अलग होगा, केंद्रीय न्यायालय अलग होगा, प्रांतीय न्यायालय अलग होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जिला न्यायालय अलग होगा। जैसे हमारी वर्तमान स्थिति, इसको पूरे को वर्तमान पर्सपेक्ट से तुलना करके देखेंगे तो इजी हो जाएंगी चीजें, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था की आवश्यकता क्या है वो बता देंगे, उसका महत्व क्या है वो बता देंगे हम। फिर नेक्स्ट है हमारी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में या तो वर्ण होंगे या फिर वर्ग व्यवस्था होगी। स्त्रियों की दशा के बारे में चर्चा करेंगे कि स्त्रियों की दशा उस काल में कैसी थी, क्या स्त्रियां अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार था, क्या उन्हें संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, ये बताएंगे हम। दास प्रथा,
विद्यमान थी, नहीं थी? और दास प्रथा हमारे यहाँ हर समय विद्यमान रही है, कभी कृषि दास के रूप में, कभी राजकीय दास के रूप में, कभी व्यक्तिगत दास के रूप में। परंपरा और रीति रिवाज क्या चल रहे थे उस समय पे? शिक्षा की स्थिति क्या थी? शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे? मध्यकाल में आप मदरसा ऐड कर देंगे, प्राचीन काल में आप विक्रमशिला, तक्षशिला जो है, नालंदा है, इनका उल्लेख करेंगे। मनोरंजन के साधन क्या थे? पहले जो हुआ करता था पासा, ये सब हुआ करता था। जब मध्यकाल में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? हम घुड़दौड़, ये सब चीजें देखेंगे, शिकार देखेंगे। वस्त्र विन्यास क्या हुआ करता था? वस्त्र में हमारे यहाँ सामान्यतः जो धोती कुर्ता वाली चीजें हैं वो चला करती थी। मध्यकाल में क्या आया? मध्यकाल में क्या परिवर्तन हुआ? जो सलवार सूट वाला जो ये कल्चर आया है, ये मध्यकाल की देन है। विशेष उसके बारे में कोई विशेष जानकारी आपको पता हो वो। फिर है हमारा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को भी सेम हमें देखिए, आर्थिक स्थिति कृषि, इकोनॉमी में मैं आपको बताऊंगी, ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगी कि वहां जैसी मिट्टी है वैसी कृषि होगी। तो आज से थोड़ी है वो मिट्टी तो प्राचीन काल से सेम है। कपास हमारे यहाँ आज से थोड़ी हो रहा है, वो तो प्राचीन काल से हो रहा है। गन्ना हमारे यहाँ आज से थोड़ी हो रहा है, वो तो प्राचीन समय से हो रहा है। तो फसलें क्या है? जो वेजिटेबल वाली फसलें, जैसे आपको पता है तंबाकू हमारे यहाँ बाहर से आया, आलू टमाटर ये चीजें हमारे यहाँ बाहर से आई, लेकिन सामान्य फसलें तो हमारी थी ना, ग्रेन्स, उनको तो लिख सकते हैं आप। वो लिखिए कि हमारे यहाँ ये फसलें होती थी। पशुपालन, हर काल में पशुपालन किया जाता रहा है, पशुपालन को बताएंगे हम। उद्योग धंधे, शिल्प उद्योग है, धातु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इन पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अब हमको नहीं पता उस पर्टिकुलर काल में क्या शिल्प था, लेकिन रथ तो बनते ही होंगे ना, शासक के लिए रथ तो चाहिए ही चाहिए। धातु, अस्त्र शस्त्र बनते होंगे, ठीक है। कुटीर उद्योग, जो सामान्य जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं वो बनती होंगी। हम सामान्य पे चले जाएंगे। हाँ, इसमें मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पे मौर्योत्तर काल की जो है वो आर्थिक व्यवस्था देख लीजिएगा। दूसरा गुप्तोत्तर काल की। मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर के क्यों देखना है? क्योंकि मौर्योत्तर काल की आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहां पे व्यापार वाणिज्य हर चीज बहुत विकसित अवस्था में थी। और गुप्तोत्तर काल की विशेषता है कि हमने जो हमारा मध्य एशिया है प्लस जो हमारा ये इंडो चाइना प्रायद्वीप है, वहां से हमने संबंध स्थापित कर लिए थे। तो ये दो विशेषताएं यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जहां से आर्थिक व्यवस्था को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। व्यापार आंतरिक और बाह्य व्यापार होगा। अब आंतरिक व्यापार में देखिए, आंतरिक व्यापार तो कॉमन हम बता देंगे, ठीक है। शहरों में हुआ करते थे बाजार, ग्रामीण लोग जो है वहां पर वस्तुएं लेकर के आया करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। बाह्य व्यापार में हम क्या भेजेंगे या क्या लेकर के आएंगे? जो हमारे यहाँ उत्पादित होता है। हम जो आधुनिक काल है क्या भेज रहे थे? हम भेज रहे थे मसाले जो हमारे यहाँ उत्पादित होते हैं। तो वो चीज क्या बुलवाएंगे हम? हमारे यहाँ शासकों ने क्या बुलवाया? जो अलग अलग प्रकार के जो सोपान वाली चीजें थी वो बुलवाई, वस्त्र बुलवाए बाहर से, मदिरा बुलवाई बाहर से, ये चीजें आई। हमारे यहाँ हाथी हुआ करते थे, हाथी दांत बाहर जाता था, भेजाया जाता था। फिर इसके बाद मुद्रा प्रणाली बताएंगे, मुद्रा का प्रचलन कैसे था, मुद्रा कौन कौन सी प्रचलित थी, तांबे की, चांदी की, सोने की, किस प्रकार की मुद्रा, किस धातु की मुद्रा प्रचलित थी। इसके बाद आप बताएंगे मुद्रा में क्या क्या नाम हुआ करते थे। रुपया हुआ करता था कि टका होता था, जीतल होता था, जो भी होता था। नगरीय प्रणाली, ये आर्थिक स्थिति का, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को रिफ्लेक्ट करता है क्या? नगर। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो नगरों का विकास होगा, क्योंकि नगरों के विकास के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। राज व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सॉरी, राजस्व व्यवस्था क्योंकि आर्थिक स्थिति का हिस्सा है तो हम यहाँ पे भी उल्लेख करेंगे, और चूंकि वो प्रशासन द्वारा वसूला जाता है तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी हम उसका उल्लेख करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में आप किसी भी वंश के बारे में अगर पूछा गया है
सांस्कृतिक में यदि आपको किसी वंश, पार्टिकुलर वंश के बारे में पूछा गया है तो आप बताएंगे कि डैश वंश में ये दो तीन शासक जो जो हैं। अगर किसी वंश के बारे में पूछा गया तो शासकों के दो तीन के नाम लिख देंगे कि कला प्रेमी शासक हुए। नहीं तो किसी शासक के बारे में तो सीधे कि ये शासक एक महान शासक हुए जो कला कला पे भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इस तरीके से आप अपने शब्दों को पिरो करके इंट्रो बना देंगे। स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे आप कलाओं में। मूर्ति कला जो हमारी सामान्य कला है। अब सामान्य कला कौन कौन सी है? स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, साहित्य है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। ये हमारे सारे कला के पक्ष हैं। इन्हीं को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, उसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और इसका महत्व क्या है? इन सब चीजों का या कलाओं का महत्व क्या होगा कि एक समृद्ध कला, समृद्ध इतिहास दिया इसने हमें। ठीक है। इसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी, ये गुप्त काल से मूल रूप से पूछी जा चुकी है और पूछी जाने की संभावना भी है। इसमें क्या क्या पक्ष हो सकते हैं? खगोल शास्त्र, ये तो आपका यूनिट सॉरी पेपर 3 पार्ट बी की यूनिट 1 में है। यहाँ आप पूरी पूरी वो चीजें लिख सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान आपको शुरू से, अगर पर्टिकुलर गुप्त काल का है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज आप अलग से सर्च करके जरूर रख लीजिएगा। विज्ञान एवं तकनीकी, प्राचीन काल में विज्ञान एवं तकनीकी, गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी, क्योंकि गुप्त काल में स्पेशली है इसलिए। बाकी प्राचीन काल का पूरा, मध्य काल में मतलब चरण वाला, कि आपने प्राचीन काल में विज्ञान एवं तकनीकी की कुछ चीजें देखी, कौन कौन से वैज्ञानिक हुए, क्या क्या विकास हुआ वो देखा। आपने मध्यकाल का देखा, फिर आपने आधुनिक काल का देखा, और कंक्लूड करते समय आप इसको कहाँ ले जाएंगे? आप इसको वर्तमान में ले जाएंगे। और वर्तमान में भी कहाँ? हमारा चंद्रयान है, हमारा मंगलयान है, हमारा आदित्य L1 मिशन है, जैसे हमारे करंट के टॉपिक से आप लिंक करके इसका कंक्लूड कर देंगे। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहले पारे का आविष्कार कहाँ हुआ था, या पारे के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो वो नागार्जुन के ग्रंथ में मिलती है। बीज गणित की जानकारी कहाँ मिलती है? हमें आर्यभट्ट के ग्रंथों में मिलती है। धातु विज्ञान, धातु विज्ञान हम देख रहे हैं कि शुरू से ही हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र निर्माण हो रहा है, तो वो बताएंगे हम उस कोई भी परंपरा प्रथा, जैसे कि देवदासी प्रथा 2016 में आ चुकी है, रिपीटेडली आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका परिचय देंगे, इस कब और ये किस स्थिति में आई। जैसे सती प्रथा मध्यकाल जैसे प्रारंभ हुआ, तो हमारे यहाँ सती प्रथा प्रारंभ हुई, विदेशी आक्रमण के कारण प्रारंभ हुई, तो वो बताएंगे कब प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई। दास प्रथा कब प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, इसकी विशेषताएं क्या हैं, या फिर प्रमुख बिंदु। अब कोई नेगेटिव प्रथा है तो उसकी विशेषताएं तो होंगी नहीं, इससे संबंधित प्रमुख बिंदु होंगे। इन चीजों का भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा टर्म यूज करना होता है। ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है उसकी, वर्तमान में उसको किस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा के लिए 1928 का एक्ट है। विधवा विवाह के लिए 1928 नहीं, 1828 का एक्ट है। और 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। तो ऐसी प्रथाओं के लिए कौन से अधिनियम लाए गए, वर्तमान में क्या स्थिति है, वो बता देंगे हम। इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत पूछे जा सकते हैं किसी शासक के बारे में। अभी तक आ चुके हैं हर्षवर्धन के बारे में। इसमें आपको डिवीजन देना है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण और अन्य। ठीक है। इसमें आपको पर्टिकुलर शासक की साहित्यिक स्रोत बताने हैं, अन्य लेखक जो उसके काल में हुए उनके बारे में बताना है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आ जाएंगे, उनके कोई निर्माण है वो आ जाएगा। विदेशी यात्रा जैसे कि हर्ष हैंशोंग का शियू के विवरण, और कोई भी अन्य जानकारी के स्रोत जो आपको पता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए। नालंदा महाविहार पर टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन 2022 में आया था। अब नालंदा महाविहार पर टिप्पणी कीजिए, पहली बात तो ये चर्चा का विषय था इसलिए आया था। अब अगर कोई व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता कि ये चर्चा का विषय है और उसने पढ़ के भी नहीं गया कि नालंदा महाविहार, 10 नंबर में कौन पढ़ के जाएगा? शायद ही कोई 2 नंबर 7 नंबर में, तो फिर भी 7 नंबर में भी नहीं, कोई 2 नंबर में ही पढ़ के जाते हैं हम सामान्यतः। अब मान लीजिए कि 10 नंबर में आ गया, क्या करें?
कोई भी विश्वविद्यालय, नालंदा की जगह वो मुझे तक्षशिला दे दें, वो विक्रमशिला दे दें, कोई भी दे दें, क्या है वो? एक विश्वविद्यालय है, और वो हमारे प्राचीन समय का है, हमारे ग्रंथों के आधार पर बना है। तो हमारे ग्रंथों में किस तरीके की शिक्षा पद्धति वर्णित है? गुरुकुल पद्धति है, विषय विभाजन नहीं होता है, सभी विषयों का एक साथ शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा थी, प्रकृति के निकट रह करके शिक्षा दी जाती थी कि नहीं? तो वो चीजें, हम बेसिक चीजें तो लिख सकते थे इसमें, किसी भी गुरुकुल प्रणाली में, गुरुकुल पद्धति में जो चीजें होती हैं उनको तो लिख सकते थे हम। बाबरनामा में समकालीन भारत, अब ये पकड़ेंगे हम इसको, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो में यूज करेंगे, लेकिन मेन क्या है कंटेंट हमारा, क्या वर्णन करना है, किस से नहीं, क्या वर्णन करना है, आंसर ये है। तो हम समकालीन भारत बताएंगे, बाबरनामा हो तो किस काल का होगा वो, मतलब 1500 से 1550 के बीच का। इस समय हमारे राजनीति में कौन कौन थे? राणा सांगा हुए हमारे यहाँ नीचे कृष्णदेव राय हुए दक्षिण भारत में, उन शासकों का उल्लेख मिलेगा। इसकी यहाँ की जो प्रकृति है, चूंकि वो मध्य भारत से आए थे तो उन्होंने रेगिस्तान से यहाँ आए तो यहाँ की प्रकृति का वर्णन किया। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे, उनके बारे में बताएंगे। तो ये कॉमन चीजें जो आपको पता है उनको देखिए। ये हेडिंग और ये डिवीजन आपको बताने का एक उद्देश्य ये भी है कि आप जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं बन रहा है तो डिवीजन करेंगे ना जब, तो एक एक पॉइंट तो लिख पाएंगे। एक एक पॉइंट भी लिखा तो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई डिवीजन, हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर एक डिवीजन मैंने नहीं बताया उस चीज के लिए, लेकिन 2-3 डिवीजन को मिक्स करके कुछ निकाल सकते हैं आप वहां से। उन 2-3 डिवीजन को मिक्स करके निकालिए कुछ नया, और फिर अरेंज कर दीजिए अपना आंसर, एक एक दो दो। अब 10 नंबर में से वो अगर 3 नंबर भी दे देता है और आपके पास समय है लिखने का, तो 3 नंबर बहुत होते हैं। 3 नंबर का मतलब उस व्यक्ति से पूछिए जो सिर्फ 1 नंबर से मेन लिस्ट से बाहर हुआ है, या 1 नंबर से उसकी वेटिंग आई है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या उसको पद जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। उससे पूछिए जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता था लेकिन 1 नंबर से वो किसी और पोस्ट पे है। तो ये बहुत वैल्यू रखते हैं। ये आपको आज शायद लगे कि 3 नंबर मिलेंगे लेकिन 2 पेज लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तब बहुत वैल्यू बढ़ जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर पद के लिए 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाते हैं, या आप इसकी वैल्यू प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जब आप प्रीलिम्स देते हैं तो एक क्वेश्चन अगर आपका छूटता है और आपको पता था, या एक क्वेश्चन आपने गलती से गलत गोला भर दिया, तो आप इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में क्या वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, ये हमारी 3 यूनिट का बेसिक था। 2 यूनिट का बेसिक अलग तरीके से है, उनको पढ़ने का तरीका अलग है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। केवल हमारे हिस्ट्री के ही लेक्चर इतने बड़े होंगे, बाकी लेक्चर थोड़े से स्मूथ और छोटे छोटे होंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक तो बड़ा सिलेबस था और पहला टॉपिक होने के कारण मुझे आपको थोड़े से ज्यादा चीजें बतानी थी, एक व्यू क्रिएट करना था। चाहूंगी कि आप इसको प्रॉपर एक व्यू के साथ लेकर के चलें, तो आप इजीली चीजों को कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।